वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड टू द 12th एंड 13th जुलाई। यहाँ पर हमारे सोर्सेज की अगर बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस प्लस गवर्नमेंट साइट्स को, प्लस साथ में हम फोकस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड गवर्नमेंट साइट्स के थ्रू हमारा टारगेट रहेगा स्टैटिक फैक्ट्स को कवर करना। क्योंकि अगर आप अभी न्यू ट्रेंड को देखोगे, जिस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो स्टैटिक करंट अफेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि कोई भी टॉपिक अगर न्यूज़ में है तो उससे जुड़े हुए स्टैटिक फैक्ट्स को जब हम साथ में कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर 12th एंड 13th जुलाई। तो सबसे पहले आता है इसमें डेंगू केसेस की। डेंगू के केसेस जो है वो कर्नाटका में जो है वो देखे गए हैं। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डेंगू, बेसिक साइंस और साइंस अटैक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। डेंगू जो है वो मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन है, सबसे पहले तो याद रखना। और यहाँ पर ह्यूमन ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? एंडीज मॉस्किटो बाइट, जो आपका यहाँ ये जो एंडीज मॉस्किटो बाइट है, इसके काटने से जो है वो ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पर पॉसिबल है। और ये डेंगू के जो केसेस है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में बहुत कॉमन देखे जाते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हाई फीवर, हेडेक एंड रैशेज, ये कुछ एक सिम्टम्स है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स और कॉमन सिम्टम्स है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन जो है वो नहीं है डेंगू के रिगार्डिंग, सिर्फ एक सपोर्टिव केयर सिस्टम ही है जो आपको जो है वो डेंगू से प्रोटेक्ट कर सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत जो है वो लॉन्च किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। और यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो मेन टारगेट है, अमानत मतलब किसी का सामान, यानी कि लगेज या कोई भी अदर जो सामान है हमारा, अगर वो गुम हो जाता है तो उसमें जो है वो यहाँ पर आरपीएफ ने कहा है कि हम जो है वो हेल्प करेंगे, ईजी करेंगे, ताकि पैसेंजर्स को जो है वो उनका सामान जो है वो वापस पहुँचाया जा सके, या ईजिली उनको जो है वो सामान जो है वो ढूंढने में मदद की जा सके। तो ये जो है वो आरपीएफ का टारगेट है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की अगर हम बात करें, एस्टेब्लिश हुई थी 1957 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट बनाया था काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट 1957। ये इंपॉर्टेंट है एक्ट, ध्यान रखना यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि ये अकेली एजेंसी है यहाँ पर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, विच हैज़ पावर टू अरेस्ट इन्वेस्टिगेट द केसेस। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसिक्यूट क्रिमिनल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये क्या करें, अरेस्ट और इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। तो ये हमें फैक्ट याद रखना है कि अरेस्ट, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट क्रिमिनल्स जो है वो लिंक करता है किसके साथ? आरपीएफ के साथ, और अकेली जो है वो एजेंसी है जो ये करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। ये जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 है, ये कहाँ पर होने जा रही है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो इसको होस्ट कर रही है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ये एक्सरसाइज होगी। और 43 ईयर ओल्ड ये एक्सरसाइज है, जिसमें 20 से कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है। और भारत ने इससे पहले 2018 और 2022 के एडिशन हुए तो उसमें पार्टिसिपेट किया था, और अभी 2024 वाले एडिशन में भी भारत जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट विद ताइवान। ये भारत और ताइवान ने जो है वो एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर डिसाइड किया है कि इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पर बात की गई है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, और ये लैंडमार्क अचीवमेंट्स है, और ये फर्स्ट बायलेटरल एग्रीमेंट है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इसमें जो है वो मेन टारगेट क्या होगा कि इससे अगर ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी प्रॉपर रहती है तो इससे जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर जो है मेन टारगेट रखा गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में है, और ये जुलाई 1916 में एस्टेब्लिश हुआ था। सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो कोलकाता में। हेडक्वार्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको बताना है कि जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का 132 सेशन जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? लंदन में। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और यहाँ पर मेन फोकस जो इस ऑर्गेनाइजेशन का वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग, पहला टारगेट। दूसरा ये फोकस कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मेराइन एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, यानी कि जो ये मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो शिपिंग से लिंकअप कर रही है कि हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी देना है, दूसरा ये कह रहे हैं कि मेराइन पोल्यूशन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को भी हमें जो है वो रोकना है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये आता है कि SDG 14 जो है आपका कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ऑफ द मेराइन रिसोर्सेज। यहाँ पर ये जो SDG 14 है ये लिंक करता है आपका मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब इनका जो फोकस है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो ये इसको अचीव करना भी है। और SDG की अगर हम बात करें तो 2015 में जो हमने इनको अडॉप्ट किया था, और हमारा टारगेट है कि 2030 तक जो है वो हमें जो है वो इन सभी को अचीव करना है।
तो 17 इसमें SDGs है, और इस बार भी जो है वो SDG से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, तो ये याद रखना है। प्लस एक फैक्ट हमें और याद रखना है कि सबसे पहले ब्रटलैंड रिपोर्ट एक आई थी जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। 174 मेंबर्स है इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हेडक्वार्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लंदन में है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और 132 मीटिंग भी कहाँ पर हुई है, लंदन में। उसके बाद नेक्स्ट आता है पक्के टाइगर रिजर्व। ये अरुणाचल प्रदेश में है, रीजन जो है वो ये जहाँ पर ये पक्के टाइगर रिजर्व है, ये रीजन जो है वो इनहेबिटेड बाय द नीशी ट्राइब। ये ट्राइब जो है वो एनवायरमेंट कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसके रिगार्डिंग एक टर्म आती है सेक्रेड ग्रूव्स, वो यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन पर्सपेक्ट रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट को रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क USA में है। रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि हम जो है वो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर द 50 to 60 ईयर्स, यहाँ पर हमने बात करें 60 कितना ग्रो करने वाले हम आने वाले 50-60 साल में, 10.3 बिलियन जो है वो यहाँ पर जो है हम ग्रो करने वाले हैं, यानी कि मिड 80s तक जो है वो हम इतने पहुँच जाएंगे, जिसमें अभी अगर हम बात करें तो 8.2 बिलियन अभी हम है। प्लस साथ में ये कहा गया है कि उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी जो है वो कम होनी शुरू होगी, यानी कि डिक्लाइन होनी शुरू होगी। फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो करंट रेट जो है वो 2.25 है, 2.25 लाइव बर्थ पर वुमेन, और ये जो है वो कम हुआ है। इनिशियली कितना था ये 1990 में अगर हम बात करें 3.31 से जो है वो कम हुआ है ये, तो ये हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव जो है वो साइन है। देन उसके बाद नेक्स्ट ये कहा है कि ये और कम होगा अभी, कि जिस तरह से जो है वो इस सेंचुरी के और अराउंड में अगर हम चले 250 अबव 2050 के बाद ये जो है वो 2.1 से तक पहुंच जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो वो इंक्रीज हुई है, 73.3 ईयर्स जो है वो अब यहाँ पर हो गया 2024 में, और 8.4 ईयर्स जो है वो 1995 से ज़्यादा है ये, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें जो है वो 65 के अराउंड जो है वो आपका कितनी 1995 में थी, और अभी हम कितने 2024 में कितने कह रहे हैं 73.3%। इसमें भी ये कहा गया है कि 77.4 ईयर्स जो है वो आपकी कब होने वाली है 2050 में। और भारत की अगर हम बात करें, भारत की जो पॉपुलेशन है 2024 में वो 1.45 बिलियन है, और इसकी पीक जो रहेगी वो रहेगी 1.69 मिलियन, जो आपकी यहाँ पर बिलियन होगी वो कब होगी आपकी 2024 में। उसके बाद जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू होगी। देन उसका नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंपॉर्टेंट न्यूज़ में भी है। ये एक तरह से जो है वो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो याद रखना इसको बनाया गया है 1974 में अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये एग्जाम में एक बार ईयर पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्लस ये बोर्ड का भी पूछ रखा है कि कब बना है। और प्रिंसिपल फंक्शन अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके दो हैं, जिसमें वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना यहाँ पर जो है वो मेन टारगेट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस बोर्ड का है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है एनजीटी की अगर हम बात करें 2010 में बना है, एनजीटी एक्ट के थ्रू बना है, यानी कि एक तरह से ये क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा ये क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, और हमें ये याद रखना है कि ये इसलिए बनाई गई ताकि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस है, इश्यूज है, चैलेंजेस है, उन्हें जो है वो क्विक रेजोल्यूशन के थ्रू जो है वो एड्रेस किया जा सके। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दैट मीन्स कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर जो है वो नहीं आते, उससे बाउंडेड नहीं है, और केस का जो डिस्पोजल करना होता है इस ऑर्गेनाइजेशन को विद इन द 6 मंथ। फॉर एग्जांपल अगर आज कोई केस रजिस्टर हो रहा है तो विद इन 6 मंथ जो है वो उसका केस जो है वो इनको जो है वो डिसॉल्व करना है। इनके पास पावर होती है ऑन और अपनी जो जजमेंट है उसको रिव्यू कर सकते हैं, और अगर ये रिव्यू वाला प्रोसीजर फेल हो जाता है तो उस केस में जो है वो विद इन 90 डेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो डिसीजन जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। प्रिंसिपल बेंच की अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली में है, और 4 जो है वो यहाँ पर रीजनल बेंचेस हैं या रीजनल सिटिंग्स हैं, जिसमें पहला आता है भोपाल में, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ये 4 जो है वो रीजनल आते हैं, और प्रिंसिपल बेंच जो है आपका न्यू दिल्ली में है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए भी, नेशनल वन हेल्थ वन मिशन। वन हेल्थ मिशन का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं, नेशनल वन हेल्थ मिशन। इसमें क्या हुआ है अभी रिसेंट में कि जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग जो है इस मिशन की, वो किसने चेयर किया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। और यहाँ पर मेन जो टारगेट है वो है कि हमें एक कंसेप्ट जो हेल्थ का कंसेप्ट है एक जो है वो प्रमोट करना है, जिसमें हम एनवायरमेंट यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह इन सबको ह्यूमन हेल्थ के साथ इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं, और ये जो मिशन है इसका जो अप्रूवल है वो 2022 में जो है वो
शुरू मतलब इसको अप्रूव कर दिया गया था 2022 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये रिलीज किया जाता है, पब्लिश किया जाता है एनुअली अगर हम बात करें जुलाई मंथ में, और इसको पब्लिश करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और नेशनलाइज किया गया था 1949 में। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड मलाला डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जुलाई को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, स्पेशल टॉपिक है हमारा ये, जिसमें हमने स्टार्ट किया है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रोज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आईएमएफ की। आईएमएफ एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1944 में। आईएमएफ स्टैंड फॉर योर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो हमें याद रखना है कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, और ये कहाँ पर हुई थी, यूएसए में, जहाँ पर जो है वो आपका आईएमएफ जो है वो बना है। और इसको जो है वो ट्विंस भी, जो है ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहा है। वर्ल्ड बैंक के साथ जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनी है। 190 जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे मेंबर्स है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें वाशिंगटन डीसी में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर जो मेन टारगेट है आईएमएफ का वो है कि फोस्टर करना ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन, और साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, जिसमें जो मेन फोकस है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ पर। हम देख सकते हैं कि आईएमएफ जो है वो लोन्स भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एक श्रीलंका को भी लोन प्रोवाइड किया फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो ये मेन काम है, लास्ट डोर जो है वो आईएमएफ है अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है। आईएमएफ की एक जो है वो एसडीआर होती है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई एक करेंसी नहीं है, सबसे पहले याद रखना, इट इज़ नॉट अ करेंसी, और कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। इसकी वैल्यू जो है वो इनिशियली गोल्ड में थी, अभी यूएस डॉलर, यूरो, जैपनीज येन, पॉन्ड स्टर्लिंग, और साथ में चाइनीज रेनमिनबी। तो ये इंपॉर्टेंट में ये 5 जो है वो यहाँ पर इसकी जो है वो एसडीआर की वैल्यू जो है वो इन करेंसीज में डिसाइड होती है। इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है आईएमएफ की, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी भी जाती है, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है जो आईएमएफ रिलीज करता है। आई होप ये इनिशिएटिव हमारा करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।